बैठे हुए हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज के इस दिन पर इस रोहतक के महिला कॉलेज के प्रांगण में आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा पूर्व वक्ताओं ने नेताजी के बारे में बहुत सी बातें अपने को बताई हैं, इन सब विषयों को दोहराना मुझे बहुत उचित नहीं लगता, लेकिन कम से कम जो विषय जिसके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए उतनी कुछ बातें जरूर मैं कहूंगा। पहला तो नेताजी सामान्य कोई एक नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की। क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था, पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। और जब तक ये विश्वास न हो लोगों में, स्वाभिमानी होकर के लोग जब तक सोचे नहीं, तब तक उसमें भागीदार नहीं बनते हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में यह आवाज जब उठती है तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गरम दल है, एक नरम दल है। गरम दल यानी किसी भी प्रकार के आंदोलन में, चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं आईएनए के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है, एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले। और हम सौभाग्यशाली है कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझें तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। और दूसरा दल, जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं। और बिगुल बजाए अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बात की शायद जानकारी आप लोग को होगी कि नहीं होगी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पैरेलल चले, दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूल्हे हिला दी। उन शासन की, अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया।
अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है, उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में, गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं, चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की, दशम गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के ये महापुरुष तक, अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। क्या ठीक है क्या गलत है ये हमको बताया गया। तो हम लोगों को शासन के नाते, ठीक कह रहे हैं रामनाथ शर्मा जी, कि लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ ये भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का, जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, अपने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। तो भाई बहनों, ये सब काम करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा
जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, एक बंधु महेंद्रगढ़ जिले में हैं। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो को भेजे, तीनों को सम्मानित किया। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते रहे। तो सुभाष चंद्र जी बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट, हमने देखा है दिल्ली में, इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है। देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है। आज हम भी 2 करोड़ 80 लाख हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान, आखिर वो कैसे जज्बात लेता है? उनको जज्बात यहीं से मिलता है कि हमारे जो पूर्व के ऐसे सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी आयु 105 साल हो गई है, वो हमारे समाज के लोगों में, नौजवानों में कहानियां, कथाएं सुनाते रहते हैं। देश की सेवा को अपना जज्बा मान करके और दौड़ पड़ते हैं जब सेना की भर्ती होती है। तो इस जज्बात हमारा बना रहे। हमको हरियाणा के लोगों को बहुत से ऐसे खिताब मिले हुए हैं, बहुत सा हमको एक प्रकार से दुनिया क्रेडिट देती है। क्या देती है? कि देश के जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में अगर कहीं अग्रणी राज्य है तो हरियाणा है। यहाँ का किसान अग्रणी है, फिर हमारा जवान अग्रणी है, ये मैंने बताया ही है। हमारा पहलवान भी अग्रणी है, हमारा विज्ञान भी अग्रणी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी ने आने के बाद ये कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अर्थात हमारा विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च, ये भी आगे बढ़े, हम दुनिया में और आगे अपने आप को बढ़ा सकें।
और हमने भी बीच में एक बार कहा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा में जय पहलवान भी साथ में जुड़ता है भाई। तो हम लोग अपने यहाँ की जो हमारे नौजवानों में जो उनके अंदर गुण है, जो उनकी एक प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करने का जो जज्बा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों पर और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं खास करके हरियाणा और हरियाणा में भी रोहतक के जवान, दक्षिण हरियाणा के जवान, इनका एक विशेष योगदान है, इसको मैं सलाम करता हूं। इस हरियाणा के रणबांकुरों ने जिन्होंने अपना खून से इतिहास लिखा है, उस इतिहास को भी, जो कि नेताजी का नाम, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, यानी देश के अंदर नौजवानों से खून मांगने का काम उन्होंने किया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये कहा उन्होंने, जज्बाती लोग हैं हम, अपने खून से इतिहास लिखा है, लिखते भी रहेंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन एक बात को मैं जरूर जोड़ा चाहूंगा कि मित्रों भाइयों, आज देश की सेना, उसमें हरियाणा का योगदान, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 और 71 की लड़ाई चाइना के साथ रही हो, पाकिस्तान के साथ रही हो, 62 में चाइना के साथ रही हो, 1997, 98, 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ, शायद 99 में, कारगिल युद्ध में भी हमारे यहां फौजियों ने बहुत कुर्बानी दी। जहां खून के देने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा जवान तैयार है। लेकिन उसके साथ ही आज देश आजाद है। उस आजादी में अभी तक अपने आजादी का जो सिस्टम है उसको सरकारें चला रही थी, लेकिन अब जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात की गई है, उसमें हमें ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा, अपने मेरिट मिशन पर चलना होगा। और आज परिश्रम, मेहनत और पसीना बहाने की जरूरत है, ताकि देश को हम आगे बढ़ा सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना और भी शेष है। इसलिए उस करने को अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो नेताजी के उसी आह्वान को, तुम मुझे खून दो, मैं कहूंगा कि आज खून के बजाय परिश्रम करो, निष्ठावान बनो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो, और केवल अपने लिए नहीं, पूरे देश और समाज के लिए काम करने की भावना लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान ये प्राप्त करेगा। ये भावना भी हमारे मन में आनी चाहिए। भाई बहनों, आज देश के अंदर हमारे जवान, जिनको पढ़ना लिखना, मेरिट में आना, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल, हुनर, ये सीखना चाहिए। और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी, ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे, और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा, इसका हम ध्यान रखते हैं। और इसमें भी भावना कैसी चाहिए, व्यक्तिगत भावना की बजाय हम सुभाष चंद्र बोस से ये भी सीखते हैं। जैसा विषय आया कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। अब परीक्षा पास करके आईएएस नहीं बने, ऐसे नहीं है। मन में एक अंतरात्मा की आवाज आई थी। अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि आईएएस बन करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी होगी। एक तरफ अंग्रेज सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश समाज सेवा। अंतरात्मा की आवाज है, दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो अंग्रेज की नौकरी कर लो या देश की सेवा कर लो।
तो हमने देश की सेवा करने के उन्होंने व्रत उठाना, इस नाते से उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज सेना के नाते से हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो इन जयंतियों के ऊपर समाज को आगे जागृत करने की बात की है, समाज के हर वर्ग को साथ हमने जोड़ा है, जोड़ते हुए हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस भावना को कायम करना और इस प्रदेश के लिए काम करना। अपना भला उसमें हो ही जाएगा, ऐसा नहीं अपना भला नहीं होगा। जब सब हरियाणवियों का भला होगा तो आपका, मेरा, इधर का, उधर का, सबका हो जाएगा। तो भाई बहनों, इस लॉ को जलाए रखने के लिए मुझे एक हमारे कवि साहब ने 2-4 पंक्तियां नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बोलने के लिए कहा। मैंने कहा मैं बोलूं इससे अच्छा है हमारे जो कलाकार हैं सुमेर सिंह जी, अगर ये खुद ही बोल करके 4 पंक्तियां सुना देंगे तो जरा जनता को अच्छा लगेगा। मेरे इस भाषण में जरा जो 2 पंक्तियां आप बोल के बता दो जरा। पैरों पर खड़ा करना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा, रोजगार, और उसमें से स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा, सुशासन। मैंने 7 सह की जो बात की है उसमें हम सब काम अपना पूरा कर रहे हैं। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्टलेस, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे। किसी के काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो आपकी डिमांड होगी, जो आपकी मांग होगी, वो सब के ऊपर पूरा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।